गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आज क्या शुरू करना है? बायोलॉजी। आज हम लोग बायोलॉजी शुरू करेंगे। चलिए तो बायोलॉजी का पहला चैप्टर पढ़ते हैं। बायोलॉजी का पहला चैप्टर है क्या चीज़? जैव प्रक्रम। ठीक है, कौन सा? जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ते हैं, क्या होता है। पहले तो चैप्टर का जो टॉपिक है, हेडिंग है, उसी को समझते हैं होता क्या है, जैव प्रक्रम क्या होता है। ठीक है, इसके लिए थोड़ा एग्जांपल लेते हैं कि जैव प्रक्रम होता क्या है। जैसे जब अपना लोग गाड़ी खरीदते हैं, मान के चलो कि मोटरसाइकिल खरीदे। मोटरसाइकिल में क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ता है? उसमें तेल डालना पड़ता है, मोबिल डालना पड़ता है। कहीं पंचर हो जाता है तो उसको ठीक कराना पड़ता है, कहीं ख़राब हो जाता है तो उसको भी ठीक कराना पड़ता है। यानी मेंटेनेंस का काम करना पड़ता है उसमें, तब गाड़ी चलता है। अगर मेंटेनेंस का काम नहीं करेंगे तो क्या होगा? गाड़ी ख़राब हो जाएगा। समय समय पर उसको धोना भी पड़ता है। अगर ये सब काम यानी मेंटेनेंस का काम नहीं करेंगे तो गाड़ी ख़राब हो जाएगा। यानी गाड़ी को क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ता है? मेंटेनेंस का। ठीक है, उसी तरह कोई भी जीव है, कोई भी संसार का कोई भी जीव, उसको भी मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ता है। मेंटेनेंस मतलब क्या? जैसे अपना लोग का एग्जांपल ले लेते हैं। अपना लोग खाना खाते हैं, सांस लेते हैं, शरीर में ब्लड चलते रहता है, धड़कन होता है, हार्ट रेट बढ़ता है, दिल धड़कता है। ठीक है, और क्या होता है? शरीर में जितना भी अवशिष्ट पदार्थ बन जाता है, जो कचरा बन जाता है, वो भी शरीर से बाहर निकलता है। जैसे पसीना भी, गर्मी के दिन में पसीना निकलते रहता है, टॉयलेट निकलता है, यानी उत्सर्जन भी होता है। ठीक है, यही सब क्या हो गया? मेंटेनेंस का कार्य हो गया। यानी कि अब जीव, कोई भी जीव में भी मेंटेनेंस का काम होता है। उसी मेंटेनेंस को क्या कहा जाता है? जैव प्रक्रम। अगर सिंपल भाषा में कहा जाए तो क्या कह सकते हैं? जीव जो अपना जीवन यापन के लिए, जीने के लिए मेंटेनेंस का काम करता है, उसी को क्या कहा जाता है? जैव प्रक्रम। यानी जैव प्रक्रम वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना अनुरक्षण करता है। इसका क्या हो जाएगा? जैव प्रक्रम वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना अनुरक्षण करता है। अनुरक्षण को इंग्लिश में कहा जाता है मेंटेनेंस। ठीक है, यानी जैव प्रक्रम क्या हो गया? जैव प्रक्रम वह प्रक्रिया है जिसमें जीव जो होता है अपना खुद का मेंटेनेंस करता है, उसी को क्या कहा जाता है? जैव प्रक्रम कहा जाता है। यानी इस चैप्टर में इसी के बारे में पढ़ना है हमको कि जीव किस तरह से मेंटेनेंस करता है। ठीक है, मेंटेनेंस में क्या हो जाएगा? अनुरक्षण में क्या हो जाएगा? जैसे कि अपना लोग खाते हैं, खाना खाते हैं ना, खाना खाते हैं यानी पोषण का क्रिया जो करते हैं। यानी इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? पोषण के बारे में पढ़ना है। उसके बाद क्या करते हैं? सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, यानी इसमें शोषण के बारे में भी पढ़ना है। उसके बाद ब्लड दौड़ते रहता है शरीर में, ब्लड कहीं अस्थिर नहीं है, ब्लड इधर से उधर दौड़ते रहता है, यानी परिसंचरण तंत्र के बारे में भी पढ़ना है इसी चैप्टर में। परिसंचरण तंत्र। उसके बाद जितना भी कचरा पदार्थ बनता है शरीर में, वो शरीर से बाहर निकल जाता है, कोई ना कोई रूप में, पसीना के रूप में या मल के रूप में या टॉयलेट के रूप में, वो सब शरीर से बाहर निकल जाता है। उसको क्या कहा जाता है? उत्सर्जन। यानी इस चैप्टर में उत्सर्जन भी पढ़ना है। ये सब क्या हो गया? एक तरह से जैव प्रक्रम हो गया। ठीक है, जैव प्रक्रम के अंतर्गत क्या हो जाएगा? पोषण, शोषण, परिसंचरण तंत्र और उत्सर्जन,
ये सब को पढ़ना है। तो पहले पढ़ते हैं अपना लोग पोषण के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे शोषण के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे परिसंचरण तंत्र के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे उत्सर्जन तंत्र के बारे में। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं पहले पोषण के बारे में। जैव प्रकरण में पहले क्या पढ़ना है? पोषण के बारे में। पोषण में क्या पढ़ना है? जैसे अपने लोग खाना खाते हैं, खाना को चबाते हैं, खाना अंदर जाता है, पेट के अंदर जाता है, पचता है, जो उसमें ज़रूरी पोषक तत्व होता है शरीर उसको सोख लेता है, और जो ज़रूरी पोषक तत्व नहीं रहता है यानी जो कचरा पदार्थ होता है, अवशिष्ट पदार्थ होता है, उसको शरीर बाहर निकाल देता है, यानी उत्सर्जन कर देता है। ठीक है, यानी पोषण के बारे में हमको क्या पढ़ना है? जितना भी हम खाना खाते हैं उसमें जितना भी ज़रूरी सामान है, ज़रूरी पोषक तत्व है, शरीर किस तरह सोखता है, किस तरह पचाता है, इसके बारे में पढ़ना। ठीक है, अगर पोषण के बारे में परिभाषा लिखाया जाए तो क्या होगा? वह विधि जिसके द्वारा जीव पोषक तत्वों का ग्रहण कर उसका उपयोग करता है। ठीक है, यानी पोषण क्या हो जाएगा? वह विधि जिसके द्वारा जीव पोषक तत्वों का यहाँ हो जाएगा पोषक तत्वों का ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं। क्या कहलाएगा? पोषण कहलाएगा। यानी खाना किस तरह पचेगा, कौन सा अंग पचाता है, इसके बारे में पढ़ना है। तो चलिए पढ़ते हैं। आप समझते हैं कि पोषण कितने प्रकार का होता है। ठीक है, पोषण जो होता है 2 प्रकार का होता है। एक होता है स्वपोषण, एक होता है परपोषण। स्वपोषण मतलब क्या होता है? स्वयं, मतलब इसमें क्या होता है? जीव जो होता है अपना खाना स्वयं बनाने के लिए सक्षम होता है, यानी खुद का खाना खुद बना लेता है, सब चीज़ खुद उपलब्ध कर लेता है। कैसे? उसको खाना बनाना है, उसी को क्या कहा जाता है? स्वपोषण कहा जाता है। जैसे पेड़ पौधा को अपना लोग खाना बना कर नहीं लेते हैं, वो अपना खुद ही बना लेता है खाना, किसी चीज़ से वो लेता नहीं है। ठीक है, तो पेड़ पौधा में कैसा पोषण हो जाएगा? स्वपोषण। हरे पेड़ पौधा में कैसा पोषण हो जाएगा? स्वपोषण हो जाएगा। क्यों हो जाएगा स्वपोषण? काहे कि जो खाना जो होता है पेड़ पौधा अपना खुद का बना लेता है, इसलिए उसे किस श्रेणी में रखा जाता है? स्वपोषण की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, अब समझते हैं परपोषण क्या होता है। पर मतलब होता है दूसरा, यानी पोषण के लिए जो जीव दूसरे पर निर्भर रहता है उस पोषण को क्या कहा जाता है? परपोषण कहा जाता है। यानी जो पोषण के लिए दूसरे पर निर्भर रहता है उसे क्या कहा जाता है? परपोषण कहा जाता है। जैसे अपना खाना अपना लोग क्या करते हैं? खुद नहीं बनाते हैं। जैसे गेहूँ लेना है तो पेड़ पौधा से लेंगे, दूध लेना है तो जानवर से लेंगे, मांस लेना है तो जानवर से लेंगे, फल लेना है तो पेड़ पौधा से लेंगे। यानी अपना जो होता है दूसरे से लेते हैं, या तो पेड़ पौधा से लेते हैं या तो जानवर से लेते हैं, दूसरे पर हम आश्रित हैं। या पेड़ पौधा से नहीं लेंगे या जानवर से नहीं लेंगे तो अपना खाना कुछ भी बना ही नहीं सकते, दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यानी अपना किसी न किसी रूप में क्या है? दूसरे पर निर्भर है, या तो पेड़ पौधा पर निर्भर है या तो जानवर पर निर्भर है। तो अपना किस श्रेणी में आ जाते हैं? परपोषण में। समझ में आया? स्वपोषण क्या होता है? मतलब वैसा पोषण जिसमें जीव स्वयं खाना बना सकता है, स्वयं भोजन बना सकता है, यानी अपने आप पर निर्भर है, दूसरे पर निर्भर नहीं है। लेकिन परपोषण में क्या होता है? जीव दूसरे पर निर्भर होता है, अपना खाना खुद उपलब्ध नहीं करा सकता है। ठीक है, अब समझते हैं परपोषण का कितने प्रकार होता है। चलिए मिटाते हैं इसको।
परपोषण जो होता है ना 3 प्रकार का होता है, मृतजीवी, परजीवी और प्राणी सम। ठीक है, परपोषण कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार के। कौन कौन? मृतजीवी, परजीवी और प्राणी सम। तीनों का मतलब समझते हैं क्या होता है। ये तो नामे से लग रहा है कि मृत, मृत मतलब मरा हुआ। ठीक है, मतलब इसमें वैसा जीव होगा जो मरा हुआ चीज़ खा के जिंदा रहता है, सड़ा गला मरा हुआ चीज़ खा के जिंदा रहता है, उसको जिंदा से कोई मतलब नहीं है। कुछ भी सड़ा गला या मरा हुआ चीज़ मिल जाए वो खा लेगा। तो वैसा वाला पोषण को क्या कहा जाता है? मृतजीवी। मतलब वैसा जीव जो मरे हुए चीज़ को खा पी के निर्भर रहता है उसे क्या कहा जाएगा? मृतजीवी पोषण। कैसा पोषण में आएगा? मृतजीवी में आएगा। ठीक है, जैसे में क्या हो जाएगा, गोबर पर देखे होंगे एक ऐसा फूल जैसा उगता है, गोबर छत्ता। गोबर छत्ता किस प्रकार के पोषण में आएगा? मृतजीवी में आएगा। काहे कि गोबर सड़ा गला होता है उस पर उग जाता है और उसी से वो अपना खाना लेते रहता है, तो मृतजीवी में आ जाएगा। ठीक है, तो गोबर छत्ता क्या करता है? मृतजीवी पोषण है, मृतजीवी टाइप का पोषण लेता है। उसके बाद परजीवी। पर मतलब होता है दूसरा, जीवी मतलब जीने वाला। पर मतलब दूसरा, पर जीवी मतलब जीने वाला, यानी जो दूसरा पर जीता है। इसका एग्जाम्पल जैसे परजीवी में क्या होता है, जैसे मच्छर है। मच्छर क्या होता है? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से अपना पर आश्रित है, वो अपना खून चूसता है। ठीक है, जैसे वो अथी हो गया, जानवर जो होता है चिमक्कन जो होता है, ठीक है, या खटमल जो होता है अपना लोग का बेड में, वो सब क्या होता है? परजीवी में आता है। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से क्या है? अपना लोग पर निर्भर है, यानी दूसरे पर निर्भर है। जो दूसरे पर निर्भर रहता है, दूसरे पर जो जीता है, उसे क्या कहा जाता है? परजीवी पोषण कहा जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? जैसे में मच्छर हो जाएगा, खटमल हो जाएगा, इस सब में कैसा पोषण होता है? परजीवी पोषण होता है। मृतजीवी पोषण किस में होता है? वैसा जीव जो सड़े गले को खा पी कर मतलब अपना जीवन यापन करता है, उसे क्या कहा जाता है? मृतजीवी जीव कहा जाता है। जैसे क्या हो गया? गोबर छत्ता हो गया। परजीवी में क्या होगा? जो दूसरे जीव पर निर्भर रहता है उसे क्या कहा जाता है? परजीवी कहा जाता है। जैसे क्या होगा? मच्छर हो गया, खटमल हो गया, ये सब क्या होता है? परजीवी होता है, अपना लोग पर निर्भर रहता है। उसके बाद एक होता है प्राणी सम। प्राणी सम पोषण क्या होता है? जिस तरह अपना लोग खाना खाते हैं ना तरल पदार्थ के रूप में, या सूखा खाते हैं या तरल पदार्थ के रूप में खाते हैं, इस तरह का जितना भी जीव खाना खाता है, यानी अपना पोषण की क्रिया करता है, उस पोषण को क्या कहा जाएगा? प्राणी सम कहा जाएगा। जैसे में क्या हो जाएगा? अमीबा हो जाएगा, जानवर हो जाएगा, जानवर मतलब अपना लोग भी आते हैं, मेढक हो जाएगा, मनुष्य हो जाएगा, ये सब किस में आता है? प्राणी सम में। इसमें क्या होता है? ये तरल या ठोस के रूप में अपना पोषण लेता है, ये मरा हुआ नहीं लेता है, तरल या ठोस के रूप में लेता है। ठीक है, ये की करता है? सड़ा गला मरा कुछ भी मिलता है ये खा जाता है, ये वाला तो हो जाएगा मृतजीवी हो गया। परजीवी में क्या होता है? ये दूसरे पर निर्भर रहता है, जैसे चिमक्कन हो गया, खटमल हो गया, मच्छर हो गया, दूसरे का खून चूसते रहता है, यानी परजीवी है। प्राणी सम में क्या हो गया? इसमें क्या होता है? ठोस या तरल के रूप में जो भी खाना उपलब्ध होता है उसको खाता है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? मनुष्य हो जाएगा, अमीबा हो जाएगा, जानवर हो जाएगा, मेढक, यानी जो भी इस टाइप का है वो सब हो जाएगा प्राणी सम। तो अपना लोग किस में है? प्राणी सम में। ठीक है, इसके बारे में तनी डिटेल से पढ़ना, प्राणी सम के बारे में तनी डिटेल से पढ़ना, यानी अपना लोग में किस तरह से पाचन होता है, किस तरह से अपना लोग खाना खाते हैं, किस तरह से पचता है, उसके बारे में डिटेल से पढ़ना है। थोड़ा मोड़ा अमीबा के बारे में भी पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। अब क्या पढ़ना है? मनुष्य में पाचन किस तरह से होता है, यानी अपना लोग किस तरह से खाना खाते हैं, किस तरह से पचता है, उसके बारे में डिटेल से पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो पढ़ते हैं। मनुष्य में पाचन।
मनुष्य में किस तरह का पोषण होता है? प्राणी संपोषण होता है। काहे कि अपना लोग या तो तरल चीज़ खाते हैं या तो ठोस चीज़ खाते हैं, ठीक है। और कैसा पोषण है? परपोषण है। काहे दूसरे पर हम निर्भर है, या तो जानवर से हम कुछ भी उपलब्ध कराएंगे या तो हम पेड़ पौधा से उपलब्ध कराएंगे। तो पढ़ते हैं मनुष्य में पाचन किस तरह से होता है। मनुष्य में पाचन पढ़ने के लिए मनुष्य में पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है? पहला जो खाना खाते हैं, पहला क्वार जो होता है मुंह में लेते हैं, यानी इसमें पहले क्या होता है? मुंह के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अब समझते हैं कि मुंह में क्या क्या पढ़ना है, मुंह में क्या क्या होता है। मुंह में तो पहले दांत होता है, यानी इसमें दांत के बारे में पढ़ना है। मुंह में जीभ भी होता है, यानी जीभ के बारे में पढ़ना है। उसके बाद लार ग्रंथि भी होता है मुंह में, जो लेर बहता है ना, लेर, ऐसे जब थूक डालते हैं वो एक तरह से लेर है, या सोते हैं तो बहते रहता है, खाते वक्त बहता है, निकलता है लार, यानी लेर के बारे में भी पढ़ना है, लार ग्रंथि। मुंह में क्या चीज़ के बारे में पढ़ना है? दांत के बारे में पढ़ना है, जीभ के बारे में पढ़ना है और लार ग्रंथि के बारे में पढ़ना है। तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। पहले पढ़ते हैं दांत, उसके बाद पढ़ेंगे जीभ, उसके बाद पढ़ेंगे लार ग्रंथि, ठीक है। दांत के बारे में अब समझते हैं दांत क्या होता है, दांत कितने प्रकार का होता है, ठीक है। आगे जो देखिएगा ध्यान से, दांत जब देखिएगा आईना में, आगे 4 गो दांत होता है, 4 नीचे 4 ऊपर। 4 को जो पहले नीचे वाला पढ़ लेते हैं, सेम टू सेम ऊपर में भी है, इसलिए ज़्यादा कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं। नीचे वाला पढ़ेंगे, नीचे वाला पढ़ लेंगे तो सेम टू सेम ऊपर में है, इसलिए नीचे वाला केवल हम अभी बात करेंगे, ठीक है। तो दांत जो होता है आगे को 4 गो इस टाइप का एकदम प्लेन में, उसे कहा जाता है इंसिजर, इंसिजर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक नुकीला जैसा दांत होता है, उसके जस्ट बगल में, ये आगे जो 4 दांत होता है ना, 4 दांत के जस्ट बगल में एक नुकीला वाला दांत होता है, उसे कहा जाता है कैनाइन, कैनाइन। हिंदी में कहा जाता है रदनक। तो इधर भी होगा कैनाइन, इस टाइप का नुकीला वाला दांत, इसे भी क्या कहा जाता है? इतना बड़ा नहीं होता है, मीडियम साइज का होता है, इस टाइप का। ये भी हो गया कैनाइन, ये भी हो गया कैनाइन, ठीक है। कैनाइन के बगल में होता है इस टाइप से 2 दांत, इसे कहा जाता है प्रीमोलर, प्रीमोलर। हिंदी में कहा जाता है अग्रचवर्णक। आगे वाला जो 4 दांत है उसे कहा जाएगा इंसिजर, इंसिजर के जो बगल में होगा उसे कहा जाएगा कैनाइन, कैनाइन के जो बगल में है उसे कहा जाएगा प्रीमोलर, ठीक है। इसके बाद 3 दांत और होता है, यहाँ से 1 2 3, इस तीनों दांत को कहा जाता है चवर्णक, यानी मोलर, हिंदी में कहा जाता है चवर्णक। जिस तरह का अरेंजमेंट इधर है, सेम टू सेम अरेंजमेंट इधर भी है, जैसे कि इधर कैनाइन है, इधर भी कैनाइन है। इसके बाद क्या है? प्रीमोलर है, 2 गो दांत को क्या कहा जाता है? प्रीमोलर। इधर भी है प्रीमोलर, ये हो गया प्रीमोलर, ये दोनों हो गया प्रीमोलर, जिसे कहा जाता है अग्रचवर्णक। इसके बाद क्या होगा? 3 गो दांत और होगा, 1 2 3, इस तीनों को क्या कहा जाएगा? मोलर। चवर्णक।
ठीक है। एक बात बताइए, अगर बीचे बीच इस तरह से लाइन पार दिया जाए, ऐसे बीचे बीच अगर लाइन इस तरह से पार दिया जाए, यानी एक तरफ लेफ्ट कर दिया जाए, इधर हो गया बायां साइड और इधर हो गया दायां साइड, इधर बायां साइड, इधर हो गया दायां साइड, ठीक है। तो देखिएगा दो इंसीजर इधर भी हुआ, दो गो इधर भी है, दो गो इधर भी है ना। एक कैनाइन इधर भी है, एक कैनाइन इधर भी है, दो प्रीमोलर इधर भी है, दो प्रीमोलर इधर भी है, तीन मोलर इधर भी है, तीन मोलर इधर भी है, यानी सेम टू सेम सिचुएशन है। यानी दो इंसीजर इधर है, एक कैनाइन इधर है, दो प्रीमोलर है और तीन मोलर है। इसमें कंपटीशन है ना, जैसे क्वेश्चन कि दांत का सूत्र बताइए, दांत का सूत्र क्या होता है। तो देखिए ध्यान से, इंसीजर कितना है, ई वाला 2 हो जाएगा 2, कैनाइन कितना है 1 हो जाएगा 1, इसके बाद ई कितना है, प्रीमोलर कितना है 2, ये हो जाएगा 2, उसके बाद मोलर कितना है 3, यानी इसका फार्मूला कितना हो जाएगा 21 23। ये हुआ दांत का फार्मूला, किसमें, जबान आदमी में, ठीक है। 2 कितना हो गया इंसीजर, 1 क्या हो गया कैनाइन, 2 क्या हो गया प्रीमोलर, 3 क्या हो गया मोलर, ठीक है। अगर इसी में हम 4 से गुना कर देते हैं, 4 से गुना क्यों, काहे कि एक साइड की बात हम केवल कर रहे हैं ना, अभी होता है 4 साइड, 2 गो नीचे साइड, 2 गो ऊपर साइड, एक बायां साइड, एक दाहिना साइड, 2 गो ऊपर, एक बायां एक दाहिना। अगर इसको हम 4 से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा 8, 1 गुना 4 बराबर 4, 2 गुना 4 बराबर 8 और 3 गुना 4 बराबर 12। इसका मतलब क्या हो गया, इसको अगर ध्यान से देखा जाए, इंसीजर की संख्या, ये जो इंसीजर है ना, इंसीजर को हिंदी में क्या कहा जाता है, कृदनक, हिंदी में इसको कहा जाता है कृदनक। इंसीजर की संख्या कितना हो जाएगा 8, कैसे, 4 है नीचे, 4 हो जाएगा ऊपर, कितना हो गया 8। उसके बाद कैनाइन है, कैनाइन की संख्या कितना हो जाएगा 4, कहोगे कैसे, एक इधर हो गया बायां साइड, एक हो गया दाहिना साइड, 2 हो गया, 2 गो नीचे हुआ, 2 गो ऊपर भी होगा, यानी 2 दूनी 4 हो गया। 4 कितना हो गया कैनाइन की संख्या, यानी रदनक की संख्या कितना हो गया 2 दूनी 4। उसके बाद है 8, 8 किसका संख्या है, अग्रचवर्णक का, प्रीमोलर का। इसका संख्या कैसे हुआ 8 हुआ, 2 इधर हो गया, 2 इधर हो गया, 2 दूनी 4, 4 नीचे हैं तो 4 ऊपर भी होगा, यानी कितना हो गया 8, ठीक है। उसके बाद ये जो है मोलर, इसका संख्या इधर एक साइड है 3 गो, इधर भी होगा 3 गो, 3 दूनी 6 हो गया, नीचा में केवल, तो नीचा में हो गया 6 गो, तो ऊपर में भी होगा 6 गो, तो 12 हो गया, समझ में आया। यानी इंसीजर की संख्या कितना हो गया 8 गो, कैनाइन की संख्या कितना होगा 4 गो, प्रीमोलर की संख्या कितना होगा 8 गो और मोलर की संख्या कितना होगा 12 गो। कभी कभी कन्फ्यूजन होता है ई वाला दांत में, ई अग्र चवर्णक यानी प्रीमोलर है कि मोलर है। देखिए ध्यान से, अग्र मतलब क्या होता है आगे, या प्री मतलब क्या होता है आगे। ये जो आगे वाला चौवा है ना, आगे वाला जस्ट यहाँ बगल में यहाँ पर जो होता है, आगे वाला चौवा अग्र चवर्णक कहा जाता है, यानी प्रीमोलर कहा जाता है। और जो लास्ट वाला चौवा होता है जो इधर होता है इस साइड में, उसे कहा जाता है मोलर, केवल मोलर लिखा जाता है, यानी चवर्णक लिखा जाता है, ठीक है। यानी जवान आदमी में टोटल दांत कितना होता है, जो वयस्क आदमी होता है टोटल दांत की संख्या कितना होता है 32। जोड़ लीजिए 8 4 12, 12 8 20, 20 12 32, ठीक है। लेकिन ई वाला जो दांत है, ई वाला दांत लास्ट वाला जो मोलर है ना, इसमें भी लास्ट वाला मोलर, ई दांत बच्चा लोग जो अपना लोग के एज में होता है इसमें नहीं होता है। ई दांत आता है 24 साल के बाद, 24 साल के बाद ये दांत आता है थर्ड मोलर,
इसे कहा जाता है अक्कल चौवा, यानी अक्ल आने के बाद ही दांत आता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, अक्कल चौवा, या इंग्लिश में कहा जाता है विजडम टीथ, विजडम टीथ। ये दांत आता है 24 साल के बाद, ठीक है। यानी टोटल कितना दांत आता है 24 साल के बाद, 4 गो। कैसे, ई वाला हो गया एगो, ई वाला हो गया, 2 गो नीचा हो गया, 2 गो ऊपर हो जाएगा, यानी 4 दांत क्या होगा 24 साल के बाद आएगा। उस चारों दांत को क्या कहा जाता है, अक्कल चौवा कहा जाता है, यानी विजडम टीथ कहा जाता है, ठीक है। यानी अभी जो 24 साल के पहले जो होता है, जो आदमी होता है, यानी 18 साल 19 साल का जो लड़का होता है या लड़की होती है, उसमें दांत की संख्या कितना होगा, 32 में से 4 घटा देना है, तो कितना हो गया, 32 में से 4 घटा तो 28। यानी जो किशोरावस्था में क्वेश्चन पूछेगा, किशोरावस्था का लड़का में या लड़की में दांतों की संख्या कितना होता है, किशोरावस्था मतलब 12 से 18 के बीच वाला एज, तो उसमें दांतों की संख्या कितना हो जाएगा 28। काहे कि 4 दांत नहीं होता है, 4 दांत आता है 24 साल के बाद। ई दांत आता है तब कहा जाता है कि अकल आ गया, यानी बुद्धि आ गई, इसलिए इस दांत को क्या कहा जाता है, अक्कल चौवा कहा जाता है, ठीक है। अब समझते हैं इस दांत का काम क्या होता है, इंसिजर का काम क्या होता है, कैनाइन का काम क्या होता है, अगर चबर्नक का काम क्या होता है, चबर्नक का काम क्या होता है, ठीक है। देखिए ई वाला जो दांत है, आगे वाला जो दांत है, आगे वाला एकदम बिल्कुल प्लेन है, सपाट, चाकू की तरह, इस तरह से। चाकू का काम क्या होता है, चाकू एकदम बिल्कुल प्लेन होता है ना, चाकू का काम क्या होता है, कटना, कट 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 काटना काम होता है। इसलिए जो इंसिजर का काम होता है, इसका काम होता है काटना, एकदम चाकू की तरह है, एकदम प्लेन टाइप का, ठीक है, ऐसे नीचे से एकदम प्लेन रहता है। और चाकू का काम होता है काटना, तो इंसिजर का काम क्या हो जाएगा, काटना। उसके बाद कैनाइन, कैनाइन देखने से ही नुकीला लगता है, नुकीला काम का काम क्या, नुकीला चीज़ का काम क्या होता है, जैसे लकड़ी फाड़ने के लिए नुकीला चीज़ का काम करते हैं, कुल्हाड़ी का काम करते हैं, या छेनी हथौड़ी का, छेनी का जो यूज करते हैं किसी चीज़ को फाड़ने में यूज करते हैं। तो कैनाइन का काम क्या होता है, कैनाइन एकदम नुकीला है, और नुकीला चीज़ कौन चीज़ करता है, चीरता है या फाड़ता है, तो इसका काम क्या होता है, कैनाइन का काम होता है चीरना फाड़ना, चीरना या फाड़ना। कैनाइन का काम क्या हो जाएगा, चीरना या फाड़ना। उसके बाद समझते हैं प्रीमोलर और मोलर। ई वाला जितना भी दांत है इधर, पांचों का पांचों सब चबर्नक है, यानी चबाने का काम करेगा, नाम से ही लग रहा है, यानी ये सब दांत चबाने का काम करेगा, चबाने का काम। इधर जितना भी पांचों दांत है ना, ये सब चबाने का काम करेगा, इसलिए देखे होंगे आगे से काटते हैं, इधर से चिबाते रहते हैं गाल के बगल से, ठीक है, जैसे गुटखा चबाते हैं, तो आगे से लोग गुटखा नहीं चिबाता है, इधर से चिबाता है, काहे चिबाने वाला चीज़ किधर है, इधर है, बायां साइड या दाहिना साइड, इधर गाल के बगल में। चिबाने का काम कौन करेगा, या तो मोलर करेगा या तो प्रीमोलर करेगा, सब मिल कर करता है, ठीक है। इंसिजर का काम क्या हो जाएगा, काटना। कैनाइन का काम क्या हो गया, चीरना या फाड़ना। उसके बाद प्रीमोलर या मोलर का काम क्या हो जाएगा, चबाना, ठीक है। सेम टू सेम इधर भी, ये क्या हो गया, कैनाइन हो गया, कैनाइन का काम क्या होता है, फाड़ना, और इधर वाला काम क्या हो जाएगा, इधर वाला काम हो जाएगा चबाना। अब समझते हैं, क्वेश्चन इस तरह से पूछते हैं, अगर रोटी खाने में कौन सा दांत का यूज होगा, जैसे रोटी खाते हैं तो कौन कौन सा दांत का यूज होगा, तो रोटी को पहले हम काटते हैं, मुंह से कट करते हैं, तो कौन सा दांत को अगला दांत का यूज होगा, यानी अगला चारों दांत का यूज होगा, तो अगला चारों दांत क्या हो गया, इंसिजर हो गया। इंसिजर से हम काटते हैं, उसके बाद काटने के बाद क्या करते हैं, बगली में भेज देते हैं, इधर गाल की तरफ भेज देते हैं, यानी चबाने के लिए काम कर देते हैं। यानी रोटी खाने में कौन सा दांत का यूज होगा, इंसिजर का यूज होगा, और किसका यूज हो जाएगा, प्रीमोलर और मोलर का यूज हो जाएगा। अगर हम पूछें भात खाने में कौन सा दांत का यूज होगा,
कहेगा भात खाने में कोई दांत का यूज नहीं होता है, भात तो डायरेक्ट निकल जाते हैं, लेकिन इसको भी चबाना पड़ता है। ठीक है, तो भात खाने में क्या होता है, काटना नहीं पड़ता है उसको, तो इंसिजर का यूज़ तो होता नहीं, उसको चीरना भी नहीं पड़ता है, तो कैनाइन का भी यूज नहीं होगा, यानी उसका यूज किसका होगा, प्री मोलर और मोलर का यूज होगा, केवल चबाने का काम होता है भात का। ठीक है, अब क्या है, गन्ना खाना है, गन्ना खाने में कौन सा दांत का यूज होगा, गन्ना को पहले उसके बाद ऐसे फाड़ना पड़ता है। ठीक है, इस तरह से फाड़ना पड़ता है, यानी कौन सा दांत का यूज होगा, कैनाइन का यूज होगा। कैनाइन्स क्या करते हैं, उसको पहले चीरते हैं, कैनाइन का काम क्या होता है, चीरना या फाड़ना। कैनाइन से उसको चीरते हैं, चीरने के बाद क्या होता है, उसको हम चबाते हैं खूब। और चबाने के लिए कौन सा दांत है, ये 5 दांत हैं, चवर्णक और अर्धचवर्णक, यानी प्री मोलर और मोलर, ये दांत का यूज क्या होता है, चबाने के लिए। तो गन्ना खाने में कौन कौन सा दांत का यूज होगा, कैनाइन का और प्री मोलर का और मोलर का। ठीक है, मुर्गा के लेग पीस खाने में, उसमें भी यही होगा, उसको ऐसे खींचना पड़ेगा, तो कैनाइन का यूज होगा और मोलर और प्री मोलर का यूज होगा। ठीक है, तब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं तब अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।